ऊंचाई दूरी का भाई एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ना। सबसे पहले भाई मेन क्या है आपका इसमें प्रश्न है ना। जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे भाई ऊंचाई दूरी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है इसमें, एक पैडस्थल, पैडस्थल का मतलब समझते होंगे ना, जिस पर मूर्तियों को रखा जाता है, नहीं जिसको हम लोग भाई साधारण भाषा में बोलते हैं चबूतरा बनाते हैं ना। उस पर क्या रखते हैं, कि मूर्ति को रखते हैं ना। तो जो नीचे जो बनाने वाला जो भाग होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या यहाँ पर, पैडस्थल। तो एक पैडस्थल के शिखर पर ना भाई उसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी नीचे से चबूतरा बना हुआ है और ऊपर से उसकी मूर्ति रखी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। और फिर आगे कह रहा है उसी बिंदु से पैडस्थल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका, 45 अंश है। तो अब कह रहा है पैडस्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले पैडस्थल को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये आपका इतना बड़ा क्या हो गया भाई, पैडस्थल। पैडस्थल मतलब समझे, चबूतरा हो गया। अब इस पे भाई आपने क्या रखा, यहाँ पर एक कोई मूर्ति आपने यहाँ पे क्या किया भाई, आपने बैठा दिया यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, ठीक है ना। हमने क्या किया भाई, एक चबूतरा बनाया नीचे से और उस पर क्या किया, एक मूर्ति को हमने क्या किया यहाँ पर भाई रख दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है आगे आपसे, जो मूर्ति है ना वो कितनी है आपकी, 1.6 मीटर। केवल मूर्ति की ऊंचाई कह रहा है क्वेश्चन में ना, कितना है आपका, 1.6 मीटर है। अब कह रहा है मूर्ति भूमि के एक बिंदु से ना मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भाई भूमि का एक बिंदु हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि भूमि का एक ये बिंदु हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से मूर्ति के शिखर, शिखर मतलब जितनी बड़ी मूर्ति है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, 60 अंश का ना, नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण कितने अंश का है आपका यहाँ पर, 60 अंश का। फिर आगे बढ़िए, उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से, दूसरे बिंदु से नहीं, इसी बिंदु से पैडस्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45। अब इसका शिखर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ तो जमीन हो गया ना, तो ऊंचाई कहाँ है, यहाँ तक है। तो अब इसी बिंदु से यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, 45 अंश का ना। मूर्ति का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। और इसका उन्नयन कोण कितने अंश का है आपका, 45 अंश का है, ठीक है ना। फिर कह रहा है पैडस्थल की ऊंचाई, तो ये जो ऊंचाई है ना इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यस। अब इसका नामकरण कर दीजिए, यहाँ पे ए बी, अब यहाँ से एक भाग अलग हुआ तो यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या हो गया आपको डी। इतनी बात समझ पाए भाई, चित्र ही मेन है। आप चित्र को समझ लिए, मान लीजिए आपका सवाल आ गया, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब जरूरत किसकी है, तो हमने बताया है ना तीनों चीज की, फिर से बता रहे क्योंकि अगले क्वेश्चन में कंफ्यूजन में कुछ लोग आ रहे हैं। साइन, कास और क्या आपका टेन, तीन इसके विपरीत भी लगा सकते हैं। मतलब जहां साइन लग रहा है वहां आप क्या लगा सकते हैं, कोसेक लगा सकते हैं। जहां आपका कास आ रहा है वहां आप सेक लगा सकते हैं। और जहां आपका टेन आ रहा है वहां पे क्या लगा सकते हैं, आप कॉट को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब देखिए, अब जरूरत किसकी है, तो आप पढ़ चुके हैं कि साइन में होता है लंब बटे कर्ण, कास में होता है आधार बटे कर्ण, और टेन में होता है लंब बटे कितना, आधार। तो भाई अब देखिए, अगर त्रिभुज की बात समझेंगे, अगर त्रिभुज इस प्रकार से देखेंगे तो ये होता है आपका कर्ण, और ये होता है आपका भाई आधार, और ये होता है आपका लंब। तो आवश्यकता के अनुसार ये बदलते भी रहते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखिए अगर इधर देखेंगे ना तो ये वाला भाग है आपका, और इधर से देखेंगे तो ये वाला भाग है। तो भाई इसकी और इसकी जरूरत हो रही है, तो इसकी और इसकी जरूरत में क्या रहा है आपका, tan थीटा रहा है, इसीलिए tan थीटा को लगाते हैं। भाई आपका कहना है कि sin थीटा को क्या नहीं लगाते हैं, तो जब कर्ण पूछेगा तो भाई हम sin थीटा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इससे यानी आधार और कर्ण की बात करेगा तो किसकी तरफ जाएंगे, कास की तरफ जाएंगे। लंब कर्ण की बात करेगा किसकी तरफ जाएंगे, साइन की तरफ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से हमको चलना है ना, अपने से नहीं लगाया जाता है ना, चित्र को देखते हुए लगाते हैं इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भाई कहाँ से शुरुआत इसकी की जाए। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसका ABC से, कहाँ से, ABC से ना। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका क्या हो गया C। भाई C में क्या लगाते हैं, tan थीटा, क्या होता है आपका लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान जो है
कितना है यहाँ पर 45 अंश। कितना है आपका 45 अंश। किसका मान है भाई? थीटा का मान है। अब ये जो लंब हो रहा है ना, इसका क्या है भाई? यहाँ पे आपका h हो गया। और जो आधार है ना, जब कुछ नहीं आप लिखे चाहे तो आप x मान सकते हैं, और जब कुछ नहीं माने हैं तो हम लोग ab को भी लिख सकते हैं। अब देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है आपका? 1 होता है। कितना होता है? 1। और यहाँ पे h बटे कितना हो गया आपका? ab। अब ab का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना निकलेगा आपका? h ना। अगर नीचे ना दिख रहा तो ऊपर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे AB का मान जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका? h। ये समीकरण 1 हो गया ना। इसका गुणा इधर करेंगे तो AB बराबर कितना हो गया? h। बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइए। अब बड़ा वाला त्रिभुज क्या है आपका? ABD में क्या लगाना चाह रहे हैं भाई? ABD। फिर से लगेगा आपका क्या यहाँ पर? tan थीटा। क्या होता है आपका? लंब बटे कितना आपका? आधार होता है। tan थीटा में क्या होता है भाई आपका? लंब बटे क्या होता है आपका? आधार होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका tan। भाई थीटा का मान कितना है आपका? 60 अंश है। थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। और जो लंब आपका हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए ये और ये है, तो लंब में क्या करेंगे? h प्लस 1 दशमलव क्या कर देंगे? 6 ना। इतना ऊंचाई h है और इतना ऊंचाई क्या है? 1.6 है। तो जब पूरी ऊंचाई रखे तो h प्लस कितना होगा? 1.6 हो गया। और आधार तो आपका वही रहेगा, तो क्या रखेंगे यहाँ पर हम लोग? ए बी रख दिए। अब tan 60 अंश का मान देखेंगे तो रूट क्या होता है? 3 होता है ना। यहाँ पे क्या हुआ? h प्लस 1.6 और बटे क्या हो गया आपका? ए बी। इसके बटे कर लेते हैं और तिरछा गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा इधर किए तो अंडर रूट 3 ए बी और बराबर h और 1 दशमलव कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे भाई? यहाँ पे समीकरण कितना? 2। अब AB का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर? AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका? रूट 3 तो रहेगा ही। और AB का मान क्या है यहाँ पे? देखिए h है। AB को हटा के क्या रखेंगे? यहाँ पे h को रख दिए और ये h रहा और 1 दशमलव कितना रहा? 6 रहा। अब h को इधर लाना है, इसका पहले गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा h करड़ी में कितना? 3 और माइनस h बराबर 1 दशमलव कितना? 6। जब इसको इधर लाए तो इसकी साइन क्या हुई भाई? आपकी बदल गई। चलिए भाई और आगे देख लेते हैं। इसमें h को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। जब कॉमन कर लेते हैं h को तो क्या बचेगा आपका? अंडर रूट 3 और माइनस 1 बराबर 1 दशमलव कितना बच गया आपका? हो गया ना इतना। अब क्या करेंगे भाई? ये इधर गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो h बराबर कितना? 1.6 और करड़ी में 3 माइनस 1। भाई अब तुरंत अपने नियम पे आ जाते हैं। हमने शुरू से पढ़ा रखा है आपको कि जब भी रूट रूट का ऐसा मैटर आ जाए भाई, नीचे आपका लिखा है तो तुरंत आप परिमेयीकरण की ओर बढ़ना है। किधर बढ़ना है आपको? परिमेयीकरण की ओर बढ़ना है। और साथ में ध्यान में रखना, अगर एक अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 अंक है तो प्लस है तो माइनस से करना है, माइनस है तो प्लस से करना है। इसका भी ध्यान में रखना ना, क्योंकि मैथ पढ़ते समय दिमाग का भी प्रयोग करना, नहीं तो भाई सवाल लगाते जाएंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था आपका? माइनस था और हम लोगों ने परिमेयीकरण कर दिया किससे भाई? प्लस से कर दिया। जब प्लस से कर दिया तो ये आपका 1.6 और ये अंडर रूट 3 प्लस 1 तो लिखा रहेगा। नीचे वाले में फार्मूला बन रहा है। इसका फार्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में। किसका सूत्र बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 का क्या हुआ? स्क्वायर और फिर माइनस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1.6 और करड़ी में 3 प्लस 1 तो रहेगा ही। अब देखिए इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। जब रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1। अब इसको घटा दीजिए तो घटा देंगे 1.6 करड़ी में 3 और प्लस 1 और बटे कितना आएगा? 2। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे कितना होगा? 16। लेकिन दशमलव लगा है तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 और करड़ी में 3 और प्लस कितना 1। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो भाई पेडिस्टल की जो ऊंचाई निकली कितनी निकली? 0.8 और रूट में कितना, यानी ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर आपको प्राप्त।